हेलो एंड वेलकम बैक टू सीरोटाइप डेल्टा। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट टोटल पैरेंटरल न्यूट्रिशन, यानी कि आप पूरा का पूरा न्यूट्रिशन किसके थ्रू दे रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू दे रहे हैं, बिकॉज द गट इज अनयूजेबल। टीपीएन, टोटल पैरेंटरल न्यूट्रिशन इज यूज्ड व्हेन द गट इज अनयूजेबल। लाइक आपका सीवियर पैनक्रियाटाइटिस एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इस कंडीशन का। गट अनयूजेबल होने का क्या मतलब है? बेसिकली जो आपका जीआईटी है वो अनरिलायबल है, उसके थ्रू आप न्यूट्रिशन नहीं दे सकते। वो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उसका सबसे पहला कॉमन कॉज है सीवियर पैनक्रियाटाइटिस। अदर कॉजेज में भी लाइक बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या फिर इलियस हो गया। ठीक है, एक एक करके हम सबको देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीवियर पैनक्रियाटाइटिस। कैरेक्टराइज बाय प्रीमेच्योर ट्रिप्सिन एक्टिवेशन। आपको पता है ये सीवियर पैनक्रियाटाइटिस में क्या होता है? पैनक्रियाटाइटिस क्या होता है? पैनक्रियास क्या प्रोड्यूस करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इनको डाइजेस्ट करने के लिए रिलीज होते हैं डुओडेनम में। ठीक है, लेकिन उनमें से एक है ट्रिप्सिन। ठीक है, अब ये ट्रिप्सिन क्या करता है? टिश्यूज को भी डाइजेस्ट कर सकता है, ये प्रोटीन ब्रेक करता है ना। तो अगर इसका प्रीमेच्योर एक्टिवेशन होने लग गया तो ये क्या कर सकता है? ये टिश्यूज को डैमेज करेगा, जाके टिश्यू का नेक्रोसिस करेगा, इन्फ्लेमेशन करेगा। ये सारे एंजाइम किस काम के होते हैं? ये बायोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने के लिए होते हैं, बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स को। और आपके सेल्स भी बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स के बने, तो ये पैनक्रियाज के एंजाइम होते हैं वो सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। दे कैन कॉज टिश्यू नेक्रोसिस एंड इन्फ्लेमेशन। अच्छा, ये इन्फ्लेमेशन इंपॉर्टेंट बात है। इन्फ्लेमेशन की वजह से इसमें क्या होता है? इसमें साइटोकाइंस बढ़ जाते हैं एक्चुअली, हम इसको देखेंगे अभी। एंट्रल फीडिंग हैज टू बी अवॉइडेड इन सच केसेस बिकॉज इट स्टिमुलेट्स पैनक्रियाज वाया सीसीके एंड वेगल स्टिमुलेशन। सबसे पहली बात, आप टीपीएन पे रिलाई क्यों कर रहे हैं? नॉर्मली क्या होता है आपका? नॉर्मल केस में जो एंट्रल फीडिंग होता है, यानी नॉर्मल तरीके से जो खाना होता है उसको, यानी आप जीआईटी के थ्रू दे, वो हमेशा प्रेफरेबल होता है पैरेंट्रल से। ठीक है, लेकिन हम टीपीएन पे कब आ रहे हैं? जब एंट्रल पॉसिबल ही नहीं है, जब एंट्रल जो है वो फीजिबल नहीं है, वो सेफ नहीं है। एंट्रल फीडिंग हैज टू बी अवॉइडेड इन सच केसेस। अच्छा, पैनक्रियाटाइटिस में आपको एंट्रल फीडिंग अवॉइड करने की क्यों जरूरत है? बिकॉज आप जीआईटी के थ्रू अगर उसको खाना दे रहे हैं तो उससे क्या होगा? उससे सीसीके बढ़ेगा, यानी कोलिसिस्टोकाइनिन प्रोड्यूस होगा, उससे वेगल स्टिमुलेशन होगा, जो क्या करता है? जो पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है। वो पैनक्रियाज एक्टिवेट होंगे तो क्या करेंगे? वो और ट्रिप्सिन निकालेंगे, और टिश्यू नेक्रोसिस होगा, और इन्फ्लेमेशन होगा। इट विल वर्सन पैनक्रियाटाइटिस। दैट इज व्हाई यू रिलाई ऑन टीपीएन इन सीवियर पैनक्रियाटाइटिस। ठीक है, सीवियर पैनक्रियाटाइटिस कैन आल्सो इंक्रीज गट परमिएबिलिटी। अच्छा, बेसिकली जो आपका बाउल होता है वो क्या करता है? वो बैरियर होता है। इट इज ऑल्सो एन इम्यून बैरियर टू एनीथिंग दैट कम्स विद इन योर फूड। आपके फूड के अंदर बैक्टीरिया भी होते हैं, उसके अंदर अलग अलग माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, कई बार वो आ जाते हैं साथ में। उनको आपका जो जीआईटी होता है वो आपके डायरेक्ट सर्कुलेशन में घुसने नहीं देता। जीआईटी का पर्पस ही क्या है? फूड को प्रोसेस करो सर्कुलेशन में न्यूट्रिएंट्स लेने से पहले। लेकिन आपका जो जीआईटी है वो अनरिलायबल और उसकी गट परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, टिश्यू डैमेज की वजह से हो जाती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो जाती है। ठीक है, पैनक्रियाटाइटिस में तो अगर परमिएबिलिटी बढ़ी हुई है गट की, तो पैथोजेंस के लिए इन्वेड करना बहुत ईजी हो जाएगा, मेकिंग इट ईजी फॉर पैथोजेंस टू इन्वेड ब्लड स्ट्रीम, जो आपको नहीं चाहिए। ठीक है, आपकी ब्लड स्ट्रीम में अगर पैथोजेंस इन्वेड करेगा तो उनको पूरी बॉडी का एक्सेस मिल जाएगा, वो सेप्सिस वगैरह करेंगे। ठीक है, टीपीएन हेल्प्स प्रिवेंट दिस। आप टीपीएन दे रहे तो आप जीआईटी के अंदर फूड नहीं डाल रहे, और जीआईटी जिस वल्नरेबल कंडीशन में उसमें आप उसके थ्रू फूड नहीं डाल रहे, तो टीपीएन कैन हेल्प प्रिवेंट दिस। सीवियर पैनक्रियाटाइटिस में कॉज इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन होता है सीवियर पैनक्रियाटाइटिस में। इन्फ्लेमेशन में क्या निकलते हैं? साइटोकाइंस निकलते हैं, और ये साइटोकाइंस क्या करते हैं? दे कॉज अ हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट। बेसिकली आपका पैनक्रियाटाइटिस होता है, उसमें क्या होता है? उसमें हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट डेवलप हो जाती है। हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट डेवलप होती है क्यों? साइटोकाइंस की वजह से। अच्छा, व्हाट इज अ हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट? इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म है ना। लेकिन हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट में क्या होता है? इसमें मासिव प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है। इसमें दो चीजें ब्रेकडाउन होंगी, आपका प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा और आपका फैट ब्रेकडाउन होगा। पहले दो पॉइंट तो क्या होंगे? प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने लगेगा, फैट का ब्रेकडाउन होने लगेगा। मासिव प्रोटीन ब्रेकडाउन और लाइपोलाइसिस, फैट का ब्रेकडाउन। ठीक है, उसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी। व्हाट डज इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज? इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो आपके हाइपरग्लाइसीमिया होगा पेशेंट में। उसके अलावा हाइपरग्लाइसीमिया से क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया से इन्फेक्शन का रिस्क इंक्रीज होता है। वाई? बिकॉज आपका ब्लड है, अगर उसके अंदर बहुत सारी ग्लूकोज है तो वो ग्लूकोज आपके। अच्छा, इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में आप सोचिए जरा। हाइपरग्लाइसीमिया हो गया एक तो, उसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस मींस आपकी बॉडी के सेल ग्लूकोज नहीं ले रहे, तो वो ग्लूकोज कहाँ पड़ा रहेगा? ब्लड सेल में पड़ा रहेगा, ब्लड के अंदर पड़ा रहेगा। ठीक है, ब्लड के अंदर पड़ा रहेगा तो उसको आपके सेल नहीं खा रहे तो कौन खाएगा? बैक्टीरिया खाएगा। बैक्टीरिया खाएगा, वो आराम से ग्रो करेगा, बाइनरी फिशन करेगा, आपके अंदर इन्फेक्शन करेगा। ठीक है, दैट इज वाई इंसुलिन रेजिस्टेंस कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। उसके अलावा इम्यून डिसफंक्शन। हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट में क्या होगा? मासिव प्रोटीन ब्रेकडाउन, प्रोटीन टूट जाएगा, फैट टूट जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी, तो बैक्टीरिया की पार्टी होगी आपके ब्लड में, और इम्यून डिसफंक्शन। ठीक है, इम्यून डिसफंक्शन, ये सारी जो हाइपर मेटाबॉलिक कंडीशन, इसमें क्या हो रहा है? आपका प्रोटीन टूट रहा है, फैट टूट रहा है, तो ये क्या करेंगे? दे रैपिडली कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स। आप रैपिडली न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इसको मेंटेन करने में बहुत एनर्जी लग रही है, साइटोकाइन प्रोड्यूस हो रहे हैं वगैरह वगैरह, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो उसमें एनर्जी बहुत फास्ट कंज्यूम हो रही है, न्यूट्रिएंट्स बहुत फास्ट कंज्यूम हो रहे हैं। दिस रैपिडली कंज्यूम्स न्यूट्रिएंट्स एंड दिस में लीड टू मल्टी ऑर्गन फेलियर। अगर न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी पैनक्रियाटाइटिस करने में वेस्ट कर रही है तो फिर आपके ऑर्गन्स के लिए नहीं बचेंगे। ऑर्गन्स के लिए नहीं बचेंगे तो क्या होगा? मल्टी ऑर्गन फेलियर होगा। मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टीपीएन देना पड़ेगा इसको प्रिवेंट करने के लिए। आपको तो न्यूट्रिएंट सप्लाई करने पड़ेंगे क्योंकि वो बहुत रैपिडली डिप्लीट कर देगा उनको। ठीक है, अच्छा, एंट्रल फीडिंग इज ऑलवेज प्रेफरेबल। आपकी जो एंट्रल फीडिंग होती है, यानी जीआईटी के थ्रू फूड देना हमेशा प्रेफरेबल होता है, बट टीपीएन इज रिक्वायर्ड व्हेन इट इज नॉट फीजिबल। जब आपकी एंट्रल फीडिंग पॉसिबल नहीं रहती, जैसे पैनक्रियाटाइटिस में हमने देख लिया क्यों। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टीपीएन पर रिजॉर्ट करना पड़ेगा। अदर कंडीशंस वे टीपीएन में भी नीडेड, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, आपका बाउल ही ऑब्स्ट्रक्टेड है, आपका इंटेस्टाइन खुला हुआ ही नहीं है, उसका लूमेन ऑब्स्ट्रक्टेड है, और उसका लूमेन ऑब्स्ट्रक्टेड है तो फिर क्या होगा? वहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा, इसके कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे हम। बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में शॉर्ट बाउल आफ्टर सर्जरी, आपकी शॉर्ट बाउल यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की सर्जरी हुई है, उसमें क्या होगा? उसमें ट्रांजिट टाइम जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा, तो फिर उसको एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। प्रोफाउंड इलियस, व्हाट इज इलियस? इलियस में क्या होता है? इलियस में आपका लूमेन खुला रहता है इंटेस्टाइन का, लेकिन उसके अंदर पेरिस्टाल्सिस नहीं हो रहा है। अगर उसके अंदर पेरिस्टाल्सिस नहीं हो रहा तो क्या होगा? फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन। उसमें लूमेन तो खुला हुआ है लेकिन कोई मूवमेंट ही नहीं है, कोई प्रोपल्शन नहीं है, तो फिर वो एक ही जगह रहेंगे सब्सटेंसेस सारे। हम एक बार देखते हैं इन सबको अच्छे से प्रॉपर्ली। बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में आपको टीपीएन देना पड़ेगा, नीड्स टीपीएन। एनीथिंग एंटरिंग जीआईटी प्रॉक्सिमल टू द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन विल अक्यूमुलेट।
बाउल आपका ऑब्स्ट्रक्टेड है, ठीक है, तो जो साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन होगी उसके पीछे उसके प्रॉक्सिमल जो भी चीजें आप खा रहे हैं वो क्या होंगी, वो अक्यूमुलेट होने लगेंगी, दे विल अक्यूमुलेट, इट विल कॉज डिस्टेंशन। वहां पे क्या होगा, वहां पे जो आपका इंटेस्टाइन है, जो आपका जीआईटी उधर क्या होने लगेगा, डिस्टेंशन होगा, डिस्टेंशन होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो जो उसकी वॉल्स के अंदर ब्लड वेसल्स है वो क्या होंगी, वो कंप्रेस हो जाएंगे, वो पिचक जाएंगी, तो क्या होगा, इस्कीमिया होगा, इस्कीमिया होगा तो सेल्स की डेथ होगी, सेल्स की डेथ होगी तो परफोरेशन हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से या फिर सेल डेथ की वजह से। जो आपका इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या होगा, परफोरेशन हो जाएगा, और परफोरेशन होगा तो वो पेरिटोनियम में इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है, पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन करेगा डैमेज की वजह से, दैट विल कॉज पेरिटोनाइटिस। तो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में अगर आप फूड देंगे तो क्या होगा, फूड अक्यूमुलेट होगा, अक्यूमुलेट होगा तो वो क्या करेगा, डिस्टेंशन करेगा, डिस्टेंशन करेगा तो इस्कीमिया होगा, इस्कीमिया से परफोरेशन हो सकता है, और परफोरेशन से क्या होगा, पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है। अटेम्प्ट्स एट पेरिस्टाल्सिस में वर्सन बाउल डिस्टेंशन, उसके अलावा आप उसको अगर इस कंडीशन में बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में आप उसको इंटरनली फीड करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा, वहां पे स्पाज्म होगी, मसल्स मसल्स जो होंगी वो कोशिश करेंगे, फूड आ रहा है तो हम पेरिस्टाल्सिस करते हैं, ठीक है। उन अटेम्प्ट्स एट पेरिस्टाल्सिस की वजह से क्या होगा, जो आपको बाउल का डिस्टेंशन होगा और वर्स होगा, वो कंप्रेस होगी, वहां पे मसल और प्रेशर बढ़ेगा और इस्कीमिया होगा और वही कैस्केड हो जाएगा पूरा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में भी इंपेयर्ड बिकॉज द म्यूकोजा में भी स्ट्रेस्ड एंड इन्फ्लेम्ड, ठीक है। उसके अलावा आपका जो बाउल ऑब्स्ट्रक्टेड है उधर क्या होगा, उधर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उधर माइक्रोब्स ग्रो करेंगे, माइक्रोब्स ग्रो करेंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट आप तो एब्जॉर्ब कर नहीं रहे, आप एब्जॉर्ब नहीं कर रहे तो उसको कौन खाएगा, वहां पे कौन खा के लाइफ रेट करेगा, वहां पे माइक्रोब्स ग्रो करेंगे, ठीक है। और उससे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन चालू हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन से और क्या होगा, एब्जॉर्प्शन और वर्सन हो जाएगा और खराब हो जाएगा, ठीक है। लेट्स टेक अ लुक एट शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। शॉर्ट बाउल सिंड्रोम में क्या होगा, रैपिड जीआई ट्रांजिट टाइम, जो आपका जीआईटी है उसके अंदर फूड रहेगा ही नहीं इतना, ताकि इतने टाइम तक फूड रहेगा ही नहीं कि आप प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब कर पाए, बहुत जल्दी निकल जाएगा, इनेबिलिटी टू एब्जॉर्ब, ठीक है, बिकॉज ऑफ शॉर्ट जीआई ट्रांजिट टाइम, ट्रांजिट टाइम कम हो जाएगा, यानी आपकी जीआईटी से फूड बहुत फास्ट पास हो जाएगा, तो आप एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे, आप क्या एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड्स, ठीक है, ये सब। अच्छा, आप इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाए तो क्या होगा, डायरिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो जाएगा, ठीक है, डायरिया, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस। तो इसको सही करने के लिए आपको क्या चाहिए, टीपीएन चाहिए होगा, इंटरली आप फीड ही नहीं कर पाएंगे, बहुत जल्दी निकल जाएगा, तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको साथ में टीपीएन करना पड़ेगा ताकि उसको न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो, उसको डायरिया, डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस ना हो। इट कैन बी कैटास्ट्रॉफिक, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है ब्लड में, वी विल सी व्हाई, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज इलियस, प्रोफाउंड इलियस एक और कंडीशन है जिसमें आपको टीपीएन देना पड़ सकता है, ये हम कंडीशंस देख रहे हैं जिन में आपको टीपीएन की नेसेसिटी हो जाती है, ठीक है। व्हाट इज इलियस, इलियस रिफर्स टू फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें जो लूमेन है वो खुला हुआ है, लूमेन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, लूमेन इज ओपन, लेकिन मोटिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, मोटाइल नहीं है आपका गट, उसमें पेरिस्टाल्सिस नहीं चल रहा, नो पेरिस्टाल्सिस, नो प्रोपल्शन ऑफ कंटेंट्स, कंटेंट्स प्रोपेल नहीं होंगे, फ्लूइड विल अक्यूमुलेट, वहां पे क्या होगा, एक ही जगह पे उसके मतलब गट जो है वो पैरालाइज पड़ा है, ठीक है, उसका ल्यूमेन खुला है बट वो पैरालाइज पड़ा है, वहां पे क्या होगा, वहां पे सब्सटेंस अक्यूमुलेट होंगे, फ्लूइड अक्यूमुलेट हो सकता है, उससे क्या होगा, उससे वही डिस्टेंशन होगा, डिस्टेंशन से इस्कीमिया होगा, इस्कीमिया से इन्फेक्शन हो सकते हैं, इस्कीमिया क्या है, सेकेंडरी टू डिस्टेंशन, डिस्टेंशन से क्या होगा, कंप्रेशन पड़ेगा, जो आपकी बाउल की ब्लड वेसल्स है उन पे कंप्रेशन पड़ेगा जिसकी वजह से ब्लड फ्लो खराब होगा, ठीक है। टीपीएन बिकम्स नेसेसरी टू अवॉइड दिस, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन इस सिचुएशन में भी नेसेसरी हो जाएगा। तो आई होप आपको इजी हुआ होगा समझने में किस किस कंडीशन में हम देंगे टीपीएन, एक तो सीवियर पैंक्रियाटाइटिस में दे सकते हैं, उसके अलावा बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उसमें दे सकते हैं, प्रोफाउंड इलियस के अंदर दे सकते हैं, और क्या कंडीशन थी, और क्या कंडीशन थी, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, शॉर्ट बाउल आफ्टर सर्जरी, यानी आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन की सर्जरी हुई है उसमें आपने मान लीजिए रिसेक्ट किया है बाउल को, आपने हटाया इंटेस्टाइन को, तो फिर आपका ट्रांजिट टाइम कम हो जाएगा, तो उसमें भी आपको टीपीएन देना पड़ेगा सप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। लेट्स टेक अ लुक एट कंपोनेंट्स ऑफ टीपीएन नाउ। हमारी बुक जो है ये वाली वन टच सर्जरी, इसके अंदर लिखा हुआ है कि 60% कार्बोहाइड्रेट्स यानी डेक्स्ट्रान, डेक्स्ट्रान नहीं देते हम टीपीएन के अंदर, हम डेक्सट्रोज देते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेक्स्ट्रान एंड डेक्सट्रोज, एंड डेक्स्ट्रान इज नॉट यूज्ड इन टीपीएन, डेक्सट्रोज यूज होती है। तो हम एक बार इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ टीपीएन, व्हाट इज टीपीएन, टीपीएन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में क्या चाहिए बॉडी को, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, ठीक है। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, 60% कार्बोहाइड्रेट होता है, 20% प्रोटीन और 20% फैट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में हम क्या देते हैं, डेक्सट्रोज देते हैं, नॉट डेक्स्ट्रान। हमारी जो बुक है उसमें गलत लिखा है डेक्सट्रोज और डेक्स्ट्रान को, कई बार जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो मिक्स कर देती हैं, यू डू नॉट मिक्स देम, डेक्सट्रोज एंड डेक्स्ट्रान आर डिफरेंट, ठीक है, इनको आपको मिक्स नहीं करना है, इनको हम अभी देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। अमीनो एसिड्स 20% और जो फैट है यानी लिपिड्स है वो भी 20%। लेट्स टेक अ लुक एट डेक्सट्रोज। जो डेक्सट्रोज होती है वो आपकी प्योर ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है ये, स्मॉल सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स, इसमें सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। डेक्स्ट्रान इज अ पॉलीसैकेराइड, दिस इज नॉट अ पॉलीसैकेराइड, ठीक है। डेक्सट्रोज इज यूज्ड इन टीपीएन एंड इट प्रोवाइड्स कैलोरीज, और इंसुलिन का रिलीज करवाती है, इंसुलिन का रिलीज होता है जब भी आप शुगर देंगे ब्लड के अंदर तो क्या रिलीज होगा, इंसुलिन होगा, ये तो काफी कॉमन नॉलेज है, ठीक है। अच्छा, डेक्स्ट्रान पे आ जाते हैं। डेक्स्ट्रान इज नॉट यूज्ड इन टीपीएन, डेक्स्ट्रान आप यूज नहीं करते हैं टीपीएन में। डेक्स्ट्रान इज अ पॉलीसैकेराइड ऑफ अल्फा 16 डी ग्लूकोज। 16 का क्या मतलब है, इसमें 16 लिंकेज होती है, यानी फर्स्ट कार्बन एक ग्लूकोज का लिंक्ड है 6 कार्बन टू नेक्स्ट ग्लूकोज के, ठीक है। 16 लिंकेज का मतलब फर्स्ट कार्बन एक ग्लूकोज का लिंक्ड है 6 कार्बन ऑफ नेक्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, ठीक है। अल्फा 16 डी ग्लूकोज विद अल्फा 13 ब्रांचेस, ठीक है। 13 का क्या मतलब है, ये ब्रांचिंग पॉइंट्स भी इसमें जिसमें फर्स्ट कार्बन लिंक्ड है विद द थर्ड कार्बन, ठीक है। अल्फा 16 और अल्फा 13 इनके पॉलीसैकेराइड है, इट इज अ पॉलीसैकेराइड जिसमें मेन चेन में अल्फा 16 लिंकेजेस हैं और अल्फा 13 लिंकेज ब्रांचेस पे है, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं ये, एंड इट वाज यूज्ड एज अ प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। व्हाट इज अ प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर, बेसिकली आप इसको यूज कर सकते थे जो प्लाज्मा का वॉल्यूम है उसको बढ़ाने के लिए। क्यों, क्योंकि डेक्स्ट्रान इज ऑस्मोटिकली एक्टिव, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इट इज ऑस्मोटिकली एक्टिव, दैट इज व्हाई इट वाज यूज्ड एज अ प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर, बिकॉज इट इज ऑस्मोटिकली एक्टिव एंड नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय सेल्स फॉर एटीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम टीपीएन में क्या दे रहे हैं, हमें टीपीएन में कैलोरीज देनी है, तो उसमें हम कार्बोहाइड्रेट देंगे, तो अगर सेल उसको यूज ही नहीं करेगा तो हमारे किस काम का वो, ठीक है। दैट्स व्हाई वी गिव डेक्सट्रोज एंड नॉट डेक्स्ट्रान। डेक्सट्रोज आपकी बॉडी यूज कर सकती है एटीपी बनाने के लिए, डेक्स्ट्रान नहीं कर सकती। डेक्स्ट्रान इज अ वेरी बिग पॉलीमर जो आपके सेल्स नहीं लेते, ठीक है। इट इज ऑस्मोटिकली एक्टिव एंड नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय सेल्स फॉर एटीपी।
इट कैन कॉज, अच्छा इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। साइड इफेक्ट मतलब यानी कि डेक्स्ट्रान जो होता है इसको आप अगर ब्लड में देंगे तो उससे कुछ एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट भी आ सकते हैं। उनको आप कैसे याद रखेंगे? सी ए केक होता है ना, केक, सी ए के ई, उसका ई हटा दीजिए, सी ए के, ठीक है। व्हाट इज सी? सी स्टैंड्स फॉर कोएगुलोपैथी, ए स्टैंड्स फॉर एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शंस एंड के स्टैंड्स फॉर किडनी इश्यूज। अगर आप डेक्स्ट्रान देते तो ये कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, कोएगुलोपैथी कर सकता है, एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शंस कर सकता है एंड किडनी इश्यूज कॉज कर सकता है। उसके अलावा ये जो डेक्स्ट्रान होते हैं ये दे आल्सो इंटरफियर इन क्रॉस मैचिंग। आपका जो ब्लड टाइपिंग और क्रॉस मैचिंग होता है उसमें भी डेक्स्ट्रान इंटरफियर करता है, ठीक है। डेक्स्ट्रान आल्सो इंटरफियर विद ब्लड टाइपिंग एंड क्रॉस मैचिंग बिकॉज ये क्या करती है, जो आपका आरबीसी का सरफेस होता है उसके ऊपर ये कोटिंग बना देता है और उससे क्या होता है, रोलॉक्स फॉर्मेशन होती है। अब आप सोचिए, आप क्रॉस मैचिंग ब्लड टाइपिंग आप कैसे करते हैं? ब्लड टाइपिंग आप एक स्लाइड लेते हैं, उसके अंदर आप एंटीसीरा ऐड करते हैं ब्लड की ड्रॉप में और आप देखते हैं वो हो रहा है कि नहीं, उसका जो कोएगुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। आप उसके अंदर क्या देखते हैं? उसमें आप क्लंपिंग देखते हैं, ठीक है। अब आप सोचिए रोलॉक्स फॉर्मेशन होगी तो वो क्लंपिंग को मिमिक करेगा, तो आपको क्या होगा? आपको ब्लड टाइपिंग करने में डिफिकल्टी आएगी। दैट्स व्हाई डेक्स्ट्रान इंटरफियर्स विद ब्लड टाइपिंग। अच्छा, प्रोटीन्स के बारे में देखते हैं अब हम। टीपीएन में प्रोटीन को देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट हमने देख लिया, अब हम प्रोटीन्स के बारे में देख रहे हैं। नॉर्मली इन एंटरल फीडिंग देयर एब्जॉर्प्शन इज रेगुलेटेड बाय एंटेरोसाइट। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है आप नॉर्मली जब खाना खाते हैं तो जो आपका इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं एंटेरोसाइट्स, वो रेगुलेट करते हैं प्रोटीन्स के एब्जॉर्प्शन को। लेकिन टीपीएन में आप डायरेक्टली ब्लड वेसल्स के अंदर दे रहे हैं, उसके अंदर कोई एंटेरोसाइट नहीं है, बीच में नहीं आ रहा कोई एंटेरोसाइट, ठीक है। रेगुलेट करने के लिए एंटेरोसाइट्स नहीं है, आप डायरेक्ट ब्लड के अंदर डाल रहे हैं, तो इससे क्या होगा? बट इन टीपीएन द लिवर कैन गेट फ्लडेड, यानी जो आपका लिवर है उसके ऊपर ओवरलोड आ जाएगा, उसके ऊपर बहुत सारी अमीनो एसिड एक साथ आ गई आपने ब्लड के अंदर जो डायरेक्टली दी है वो कहाँ जाएंगी? वो लिवर में जाएंगी, ठीक है। एंटेरोसाइट्स तो क्या करते हैं? वो कंट्रोल्ड वे में आपके लिवर को सप्लाई करेंगे न्यूट्रिएंट्स, जिसमें जो आपका लिवर कीप अप कर पाता है, जिससे इसमें क्या रिस्क है? इसमें आप ओवरलोड कर सकते हैं गलती से। बट इन टीपीएन द लिवर कैन गेट फ्लडेड विद अमीनो एसिड्स इफ गिवन इन एक्सेस। अगर आपने एक्सेस में अमीनो एसिड्स दे दी लिवर को टीपीएन के थ्रू तो वो क्या हो जाएगा? ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड कैन कॉज हाइपर अमोनीमिया एंड कोलिस्टेसिस, ठीक है। हाइपर अमोनीमिया मतलब आपका लिवर एक्सेस में अमीनो एसिड्स आ जाएंगे लिवर के अंदर, तो लिवर उनको मेटाबोलाइज करेगा, अमोनिया ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो उससे क्या हो सकता है? हाइपर अमोनीमिया हो सकता है। उसके अलावा कोलिस्टेसिस क्यों होगा? कोलिस्टेसिस हम देखेंगे बाद में। पीएनएएलडी नाम की कंडीशन होती है, पैरेंटरल न्यूट्रिशन एसोसिएटेड लिवर डिजीज, पीनाल्ड, PNALD, पीनाल्ड, पैरेंटल न्यूट्रिशन एसोसिएटेड लिवर डिजीज। इसके बारे में हम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि कोलिस्टेसिस क्यों होता है, आगे हम देखेंगे, ठीक है। अंडर सप्लाई कैन कॉज मसल वेस्टिंग, इंपेयर्ड वुंड हीलिंग एंड इम्यूनिटी कैन आल्सो गेट इंपेयर्ड। क्यों? ठीक है, अगर आपके प्रोटीन इनफ नहीं आ रहे लॉन्ग टर्म, आप टीपीएन पे रख रहे हो उसको, उसका और कोई सोर्स नहीं है प्रोटीन का, सिर्फ आपका टीपीएन उसका सोर्स है, तो उसकी मसल वेस्टिंग होगी क्योंकि मसल्स को प्रोटीन चाहिए एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स मेंटेन करने के लिए, एंकरिंग फिलामेंट्स मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा इंपेयर्ड वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग में क्या होता है? आपका कोलेजन डिपॉजिट होता है। कोलेजन में क्या होता है? कोलेजन इज अ प्रोटीन, कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग होती है, उसमें भी प्रोटीन यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा इम्यूनिटी इंपेयर्ड हो जाएगी। क्यों इम्यूनिटी इंपेयर्ड हो जाएगी? आपको एंटीबॉडी बनाने के लिए भी प्रोटीन चाहिए, तो अंडर सप्लाई ऑफ प्रोटीन कैन कॉज मसल वेस्टिंग, इंपेयर्ड वुंड हीलिंग एंड इम्यूनिटी कैन आल्सो बी इंपेयर्ड। आगे देखते हैं। फैट्स यानी लिपिड्स, ये भी आप 20% देंगे, 60% कार्बोहाइड्रेट, 20% प्रोटीन, 20% फैट। अच्छा, ये जो फैट्स आप देते हैं टीपीएन के अंदर, दे रिजेंबल काइलोमाइक्रॉन्स, दे आर काइलोमाइक्रॉन लाइक मटेरियल इज गिवन डायरेक्टली इनटू सर्कुलेशन। टीपीएन में जो फैट होता है इट इज काइलोमाइक्रॉन लाइक मटेरियल विच इज गिवन डायरेक्टली इनटू सर्कुलेशन। अच्छा, बॉडी को ये क्यों चाहिए? बॉडी को फैट किस चीज के लिए चाहिए होता है? आपकी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है उनको बनाने के लिए चाहिए। उसके अलावा आपके बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, स्टेरॉइड्स वगैरह, ठीक है, उसके लिए भी आपको फैट चाहिए। उसके अलावा एनर्जी के लिए भी यूज होती है बॉडी में, फैट एनर्जी के लिए भी यूज होता है, ठीक है। बट इन एक्सिस दे कैन स्ट्रेस कफर सेल्स। कफर सेल्स क्या होता है? आपके लिवर के साइनोसॉइडल मैक्रोफेजेस को कफर सेल्स कहते हैं। लिवर साइनोसॉइडल मैक्रोफेजेस, अगर आपको याद नहीं रहा तो सिंपल याद रखिए, लिवर के मैक्रोफेजेस आर कफर सेल्स। इनको एक्सिस में आप फैट देंगे तो उनके ऊपर स्ट्रेस होगा, क्या होगा? उससे क्या कॉज हो सकता है? PNALD, पैरेंटल न्यूट्रिशन एसोसिएटेड लिवर डिजीज, पीनाल्ड, पैरेंटल न्यूट्रिशन एसोसिएटेड लिवर डिजीज, ठीक है। फीचर्स ऑफ PNALD, बाइल फ्लो इज इंपेयर्ड। ये क्यों होता है? सपोज आप पैरेंटल न्यूट्रिशन पे रख रहे हैं बिल्कुल पेशेंट को, टीपीएन पे रखा हुआ है आपने, एंट्रल फीडिंग नहीं कर रहे हैं, एंट्रल फीडिंग नहीं होगी तो सीसी के रिलीज नहीं होगा, सीसी के रिलीज नहीं होगा, वेगल स्टिमुलेशन नहीं होगा, पैंक्रियाज को स्पेयर करने के लिए तो दे रहे थे हम, जैसे पैंक्रियाटाइटिस में भी समझा था हमने, सीसी के रिलीज कब होता है? जब आप एंट्रल फीडिंग करते हैं। इसमें क्या होगा? एंट्रल फीडिंग स्टिमुलेट सीसी के गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और उससे क्या होता है? गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन से बाइल का फ्लो होता है। लेकिन अगर आप उसको टीपीएन पे रखेंगे तो सीसी के रिलीज ही नहीं होगा, गॉल ब्लैडर स्टिमुलेट ही नहीं होगा, नो एंट्रल फीडिंग, नो सीसी के इज प्रोड्यूस। नो सीसी के मतलब कोलिस्टेसिस हो जाएगा, बाइल फ्लो इंपेयर्ड हो जाएगा। इसलिए हम जो पहले कह रहे थे कोलिस्टेसिस होता है, उसका ये रीजन है। अच्छा, और देखते हैं। लिवर इज स्ट्रेन्ड बाय कांस्टेंट न्यूट्रिएंट फ्लक्स। PNALD में पहले तो कोलिस्टेसिस होगा, ये PNALD के फीचर्स देख रहे हैं हम। सबसे पहले तो कोलिस्टेसिस होगा, उसके अलावा टीपीएन में कांस्टेंट न्यूट्रिएंट फ्लक्स आएगा, लिवर के अंदर बहुत ज्यादा फ्लडिंग होगी, जैसे हमने पहले देखा था अमीनो एसिड्स फ्लड होंगी तो हाइपर अमोनीमिया हो रहा था, कोलिस्टेसिस हो रहा था। उसके अलावा एक्सेस में ब्लड ग्लूकोज बढ़ा रहेगा बहुत ज्यादा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। अच्छा, लिवर इज स्ट्रेन्ड बाय कांस्टेंट न्यूट्रिएंट फ्लक्स, नो एंटेरोसाइट बफरिंग। नॉर्मली एंटेरली फीड कर रहे थे तो क्या होता था? बीच में एंटेरोसाइट होता था, एंटेरोसाइट रेगुलेट कर सकता था। इसमें आप डायरेक्ट सर्कुलेशन में टीपीएन दे रहे हैं तो उससे क्या होगा? नो एंटेरोसाइट बफरिंग, एंड उससे क्या होगा? आपकी जो लिवर है उसके ऊपर स्ट्रेन पड़ेगा, जिस विच कैन लीड टू स्टियाटोसिस। स्टियाटोसिस मतलब फैटी चेंज ऑफ टिश्यू। लिवर का जो टिश्यू है उसमें क्या होगा? फैट डिपॉजिट होने लग जाएगा, फैटी चेंज होने लगेगा, ठीक है। और उसके अलावा क्या होगा? इन्फ्लामेशन हो सकता है। इन्फ्लामेशन के अलावा फाइब्रोसिस, स्टियाटोसिस, इन्फ्लामेशन, फाइब्रोसिस, ठीक है। ओवरवर्क होगा लिवर अगर तो ये होगा स्टियाटोसिस, इन्फ्लामेशन, फाइब्रोसिस। अच्छा, अब आप आईवी लिपिड्स दे रहे हैं, इंट्रावीनसली आप लिपिड्स दे रहे हैं तो उससे क्या होगा? उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ता है। इंट्रावीनस लिपिड्स कॉज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा तो उससे लिवर का इन्फ्लामेशन होगा। तो PNALD में क्या होता है? PNALD को फीचर्स आपको याद रखने हैं तो उसके लिए छोटा सा मेमोनिक है, बर्न लिवर, चोक लिवर एंड ओवरवर्क लिवर।
लिवर को जलाओ, लिवर को चोक करो एंड लिवर को ओवरवर्क करो, ठीक है, उसको स्ट्रेन करके रखो। ये चीज़ होती है पीएनएएलडी में। बर्न लिवर मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है, ये आईवी लिपिड्स की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से इन्फ्लेमेशन होता है, दैट्स व्हाट बर्न लिवर इज इंप्लाइंग। चोक लिवर मतलब कोलिस्टेसिस, बाइल का फ्लो रुक जाएगा क्योंकि आप एंटरली फीड नहीं कर रहे, सीसी के प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है। उसके अलावा ओवरवर्क लिवर, ओवरवर्क यानी लिवर स्ट्रेन्ड है, लिवर स्ट्रेन्ड है तो क्या होगा, स्टीएटोसिस यानी फैटी चेंज होगा, फाइब्रोसिस होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर पीएनएएलडी। आगे बढ़ते हैं। PNALD is a type of metabolic complication of TPN, ठीक है, मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन है टीपीएन का। हम अब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टीपीएन के बारे में देख रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टीपीएन को आप दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो प्रोसीजर रिलेटेड और एक मेटाबॉलिक। प्रोसीजर रिलेटेड मतलब जो आपने गड़बड़ करी, और मेटाबॉलिक मतलब जो टीपीएन की वजह से उसके मेटाबॉलिज्म में खराब हो रहा है। प्रोसीजर रिलेटेड का एग्जांपल है कैथेटर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, और मेटाबॉलिक का एग्जांपल है आपका रीफीडिंग सिंड्रोम एंड पीएनएएलडी जो अभी के अभी देखा हमने, ठीक है। कैथेटर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन को देखते हैं सबसे पहले। मोस्ट कॉमन प्रोसीजर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है आपका आर्टीरियल पंक्चर। प्रोसीजर रिलेटेड यानी कि आप जो प्रोसीजर कर रहे थे टीपीएन के लिए, आप कैथेटर डाल रहे थे, टीपीएन आप कैसे देते हैं, सेंट्रल लाइन के अंदर ही देना पड़ेगा आपको, वैसे देना पड़ेगा, हिकमान लाइन बना के देना पड़ेगा, या फिर सबक्लेवियन वेन में देते हैं, इंटरनल जगुलर वेन में देते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था सेंट्रल लाइन के बारे में, ठीक है। मोस्ट कॉमन प्रोसीजर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन इज आर्टीरियल पंक्चर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप सेंट्रल लाइन एक्सेस कर रहे हैं। अब आपकी सोचिए, जब आपकी इंटरनल जगुलर वेन होती है उसके पास कौन सी आर्टरी होती है, कैरोटिड आर्टरी होती है। तो मान लीजिए आप इंटरनल जगुलर वेन में कैथेटर डालना चाह रहे थे, गलती से आपने कैरोटिड आर्टरी को पंक्चर कर दिया, तो आर्टीरियल पंक्चर इज द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ऑफ टीपीएन, ठीक है। सबक्लेवियन आर्टरी इज आल्सो इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू सबक्लेवियन वेन, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आर्टरीज को पंक्चर होने का रिस्क होता है। आप वेन को एक्सेस करना चाह रहे थे, आपने गलती से आर्टरी पोक कर दी, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ओवरऑल टीपीएन के अंदर प्रोसीजर रिलेटेड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन। मान लीजिए आपने स्टेराइल प्रिकॉशन मेंटेन नहीं किया। अब आप सोचिए टीपीएन के अंदर आप क्या देते हैं, डेक्सट्रोज देते हैं 60%, वो बैक्टीरिया को बहुत पसंद है, शुगर है उसके लिए ग्रो करने का मीडियम भी है, और उसके अलावा आप एक तो उसको शुगर रिच, उसको आप क्या दे रहे हैं, कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन होगा उससे। क्यों, क्योंकि आप एक कैथेटर डाल रहे हैं जो क्या कैरी कर रहा है, शुगर रिच फ्लूइड को कैरी कर रहा है डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रियम, हार्ट के पास जा रहा है। क्या सेंट्रल लाइन कहां पे जाती थी आपकी, सुपीरियर वीना कैवा के लोअर 1/3 में जाके एंड होता था ना कैथेटर, जहां पे लाइक बिल्कुल राइट एट्रियम के पास में। तो कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन होने का बहुत डेंजरस रिस्क है, CRBSI, बिकॉज अ ग्लूकोज रिच कैथेटर लाइन इज डायरेक्टली एक्सेसिंग द राइट एट्रियम। तो ग्लूकोज रिच कैथेटर लाइन है, बैक्टीरिया के लिए पार्टी का एरिया है बिल्कुल, ठीक है, एंड इट इज डायरेक्टली एक्सेसिंग द राइट एट्रियम, जहां पे आपका बिल्कुल सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सपोज्ड है। मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन इसका क्या है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। व्हाट इज टेंशन न्यूमोथोरैक्स। अच्छा, पहले होता क्यों है ये टेंशन न्यूमोथोरैक्स होने का रिस्क क्यों है, बिकॉज द एपेक्स ऑफ द लंग इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द सबक्लेवियन वेन। सबक्लेवियन वेन एक सेंट्रल वेन है जिसके अंदर आप कैथेटर डालते हैं टीपीएन देने के लिए, वो बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है लंग के। तो मान लीजिए आपने आर्टरी पोक करने की जगह गलती से प्लूरा को पोक कर दिया, प्लूरा को आपने पोक किया तो क्या होगा, एयर एटमॉस्फेरिक एयर रश इन हो जाएगी आपकी पैराइटल और विसरल प्लूरा के बीच में, आपका लंग जो होगा वो कोलैप्स हो जाएगा, और जो आपका इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है ना नेगेटिव होता है, वो आपकी ब्रीदिंग के लिए नेसेसरी है। एक बार देखते हैं इसको अच्छे से। एक्सीडेंटल पंक्चर ऑफ प्लूरा विल कॉज एयर टू रश इनटू द इंटरप्लूरल स्पेस बिटवीन द पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। जो आपके पैराइटल और विसरल प्लूरा के बीच का स्पेस होता है, इट इज नोन एज द इंटरप्लूरल स्पेस। उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है जो आपकी ब्रीदिंग के मैकेनिक्स के लिए नेसेसरी होता है, ठीक है। वो अगर पंक्चर कर दी गलती से पैराइटल प्लूरा, तो ये जो एयर होगी वो रश इन करके उस नेगेटिव प्रेशर को जीरो कर देगी, ठीक है, और आपका जो लंग होगा, लंग विल कोलैप्स, ठीक है। उसके अलावा हाई प्रेशर शिफ्ट्स हार्ट एंड मेजर ब्लड वेसल्स अवे फ्रॉम द अफेक्टेड साइट। इसका आप डायग्राम देखिए, ठीक है, तो आपने इसका डायग्राम देख लिया होगा। दिस कुड सिवियरली रिस्ट्रिक्ट ब्लड रिटर्न टू द हार्ट, ठीक है। ये जो शिफ्ट हुआ है उसकी वजह से जो रिटर्निंग वीनस ब्लड है हार्ट में वापस, हार्ट की फीलिंग नहीं होगी प्रॉपर्ली, इट कैन कॉज कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन है आपके टेंशन न्यूमोथोरैक्स का। तो आपका जो प्रोसीजर रिलेटेड सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। आगे बढ़ते हैं, अब हम मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस को देखते हैं। हमने एक तो पहले ही देख लिया PNALD, एक तो क्या था एग्जांपल, PNALD, पैरेंटल न्यूट्रिशन एसोसिएटेड लिवर डिजीज, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं अबाउट रीफीडिंग सिंड्रोम। ये कौन सा होता है, ये भी एक मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन है टीपीएन का, ठीक है। इसको समझते हैं। इट इन्वॉल्व्स डिस्टर्बेंस ऑफ इंसुलिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। बेसिकली इसमें क्या बिगड़ रहा है, इसमें एक तो इंसुलिन बिगड़ रहा है आपका एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बिगड़ रहा है। इसका प्रॉपर पैथोजेनेसिस समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपका बेसलाइन है, बेसलाइन काफी टाइम से वो स्टार्व कर रहा था, सपोज ये कब होता है, रीफीडिंग सिंड्रोम किस पेशेंट में होता है, जिस पेशेंट में आप जल्दी से टीपीएन चढ़ा देते हैं, वो काफी टाइम से स्टार्विंग पेशेंट था, उसको अगर सडनली टीपीएन मिल गया तो उसको रीफीडिंग सिंड्रोम हो सकता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड बेसलाइन स्टार्व्ड स्टेट। पहले तो क्या था, वो स्टार्व कर रहा था, वो पेशेंट को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले थे बहुत टाइम से, एक्सट्रीमली लो इंसुलिन, उसका इंसुलिन लेवल बहुत ही कम था, काफी लंबे टाइम से उसका इंसुलिन लेवल कम चल रहा था। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज ही नहीं है, ग्लूकोज नहीं है तो इंसुलिन किस काम का है, ठीक है। अगर ग्लूकोज कम रहेगी तो ब्लड का इंसुलिन भी कम रहेगा। एक्सट्रीमली लो इंसुलिन, नो इंसुलिन और ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू सेल्स स्लोज डाउन। अगर आपका इंसुलिन नहीं है तो आपके सेल्स ग्लूकोज को अपटेक नहीं करेंगे और आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को भी अपटेक नहीं करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स का ट्रांसपोर्ट इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट में स्लो डाउन हो जाएगा इन एब्सेंस ऑफ इंसुलिन। डिक्रीज इन इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट इनटू इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट व्हिच विल कॉज सेल्स टू डंप आउट। जो आपके सेल्स हैं वो देखेंगे इंसुलिन है ही नहीं, तो वो क्या डिसाइड करेंगे, हमारे ये काम नहीं आ रहे, हमारी जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, फॉस्फेट है एक तो, पोटेशियम है एंड मैग्नीशियम है मेन, तो कैल्शियम भी होता है लेकिन मेन तीन कौन से, फॉस्फेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। आपके जो सेल्स हैं वो देखेंगे कि इंसुलिन ही नहीं है ब्लड में, तो वो क्या सोचेंगे, हमारे ये इलेक्ट्रोलाइट्स अभी काम नहीं आ रहे। क्यों, क्योंकि ये सारी किस चीज से इन्वॉल्व है, ये सारे आपके एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, आपकी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन में और रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है आपका। लेकिन इंसुलिन ही नहीं है, ग्लूकोज कम पड़ी है क्योंकि वो स्टार्व कर रहा था, और इंसुलिन भी नहीं है, तो आपके सेल्स कहेंगे कि हमारे ये काम नहीं आ रहे, इनको ब्लड में डाल दो, ठीक है।
इनको ब्लड में डालेंगे तो आपका इंट्रासेल्युलर रिजर्वोयर जो है इन इलेक्ट्रोलाइट्स का वो कम होने लग जाएगा, तो दैट विल कॉज हाइपोफॉस्फेटीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोमैग्नीशियम और हाइपोमैग्नीशियमिया, और कैल्शियम के लिए भी हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, टोटल बॉडी स्टोर्स आर डिप्लीटेड इवन इफ सीरम लेवल्स लुक नॉर्मल। ये इंटरेस्टिंग चीज है इस बारे में, आपके जो सेल्स हैं वो क्या कर रहे हो, ब्लड के अंदर फेंक रहे हैं इन सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को, तो क्या होगा, टोटल बॉडी स्टोर्स आर डिप्लीटेड। बॉडी के टोटल स्टोर्स तो डिप्लीटेड है बट इट विल लुक लाइक इट इज नॉर्मल, क्योंकि जो आपका सीरम लेवल है वो तो नॉर्मल आएगा। और आप लैब में क्या चेक करते हैं, आप सीरम लेवल चेक करते हैं, आप इंट्रासेल्युलर थोड़ी चेक करते हैं, तो आपको पता नहीं होगा बिकॉज इंट्रासेल्युलर पोर्शन इज डिप्लीटेड। ठीक है, तो इंट्रासेल्युलर पोर्शन तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स का डिप्लीट हो गया, लेकिन जो ब्लड के अंदर सीरम के लेवल है वो नॉर्मल दिखेंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन ग्लूकोज इज गिवन, यानी जब रीफीडिंग होती है तो क्या होगा, इंसुलिन स्पाइक करेगा। अचानक से ग्लूकोज आ गया तो आपके पैनक्रियास कहेंगे ग्लूकोज आ गया हमारे पास, अब इंसुलिन निकालो, तो इंसुलिन निकालने की कोशिश करेंगे। अग्रेसिवली ड्राइव्स ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू सेल्स, इंसुलिन सडनली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इंसुलिन कहेगा कि इतने सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स ब्लड के अंदर आ गए और सेल्स के अंदर नहीं है, तो अपटेक करो इनको, क्योंकि ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए फॉस्फेट, पोटेशियम और मैग्नीशियम चाहिए, तो ये इंसुलिन सडनली ड्राइव करवाएगा इन सबके अपटेक को। फॉस्फेट क्यों चाहिए, फॉर एटीपी प्रोडक्शन। पोटेशियम क्यों चाहिए, सोडियम पोटेशियम पंप को रन करने के लिए। एंड मैग्नीशियम क्यों चाहिए, आपके एंजाइम्स के लिए। मैग्नीशियम बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स में काम आता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब सडनली इंसुलिन स्पाइक हुई है, और इंसुलिन स्पाइक होगी तो वो ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देंगे और इन इलेक्ट्रोलाइट्स का अपटेक भी ब्लड से बढ़ा देंगे, तो उल्टा हो जाएगा, जो पहले हुआ था उसका उल्टा हो जाएगा। पहले इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट में डिप्लीटेड थे, अब एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट में डिप्लीट हो जाएंगे। ये जो आपका ब्लड के अंदर था, इनका जो ब्लड का लेवल था वो सडनली गिर जाएगा, बिकॉज सारे के सारे पूरी बॉडी के सारे सेल्स ने लेना चालू कर दिया इनको। अगर इनका लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा, हाइपोफॉस्फेटीमिया देखते हैं सबसे पहले। हाइपोफॉस्फेटीमिया, डिक्रीज इन फॉस्फेट इज द किलर। ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन है हाइपोफॉस्फेटीमिया। फॉस्फेट किस लिए चाहिए, एटीपी के प्रोडक्शन के लिए चाहिए। ठीक है, एटीपी के प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको फॉस्फेट चाहिए। एटीपी प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा, एटीपी प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि आपके ब्लड के अंदर नहीं है, कमी हो जाएगी इनकी। बेसिकली आपके सारे सेल्स को इक्वली नहीं मिलेगा। अगर आपका डायफ्राम जो आपकी ब्रीदिंग के लिए जरूरी है उसके अंदर एटीपी प्रोडक्शन गिर गया तो रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। आपकी मायोकार्डियम को नहीं मिला इनफ पोटेशियम, इनफ फॉस्फेट, सॉरी नॉट पोटेशियम, इनफ फॉस्फेट, आपकी मायोकार्डियम को नहीं मिला तो क्या होगा, अरिथमिया होगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छा एक और पॉइंट है, आपकी जो आरबीसीज है वो हीमोलाइज होने लगेंगे। व्हाई, बिकॉज जो एटीपी होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है किस काम के लिए, मेंटेनिंग द स्पेक्ट्रम बेस्ड साइटोस्केलेटन। स्पेक्ट्रम बेस्ड साइटोस्केलेटन, जो कि स्पेक्ट्रम क्या करता है, आरबीसी की बाइकॉन्केव शेप को मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है आपको। ठीक है, तो आरबीसी क्या होंगे, वो हीमोलाइज होने लगेंगे, क्योंकि स्पेक्ट्रम बेस्ड साइटोस्केलेटन जो है उसकी मेंटेनेंस खराब हो जाएगी। स्पेक्ट्रम इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द बाइकॉन्केव शेप ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी की फ्रेजिलिटी बढ़ जाती है। उसके अलावा ब्रेन में क्या होगा, डिलीरियम होगा। व्हाट इज डिलीरियम, डिलीरियम इज कंफ्यूजन एंड डिक्रीज इन फोकस। ठीक है, डिक्रीज इन फोकस, अवेयरनेस इंपेयर हो जाएगी, कंफ्यूजन होगा पेशेंट को, उसका फोकस नहीं बनेगा। ठीक है, उसके अलावा सीजियर भी हो सकता है ब्रेन के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपोफॉस्फेटीमिया। ठीक है, हाइपोफॉस्फेटीमिया होगा क्यों, क्योंकि बॉडी के सारे सेल्स ने अचानक से फॉस्फेट अपटेक करना चालू कर दिया इन रिस्पॉन्स टू इंसुलिन स्पाइक। अच्छा, हाइपोकैलीमिया भी सिमिलर रीजन से होगा, पोटेशियम का अपटेक अचानक से बढ़ जाएगा इंसुलिन स्पाइक की वजह से। इंसुलिन कॉजेज पोटेशियम अपटेक बाय सेल्स। अच्छा, अब पोटेशियम अपटेक हो जाएगा तो ब्लड का पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा। पोटेशियम अगर सेल्स ने खा लिया सबने तो फिर ब्लड के अंदर कम पड़ जाएगा। ब्लड के अंदर कम पड़ जाएगा तो आपका हार्ट होता है, उसके अंदर बीट करने के लिए पूरी की पूरी कार्डियक, उसके अंदर क्या होता है, कार्डियक साइकिल होती है। कार्डियक साइकिल के अंदर क्या होता है, रिपोलराइजेशन होता है। रिपोलराइजेशन के लिए आपको पोटेशियम चाहिए, इट विल इंपेयर रिपोलराइजेशन। ब्लड के अंदर अगर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर पोटेशियम ही नहीं होगा तो आपका रिपोलराइजेशन होगा, इट विल गेट इंपेयर्ड। ये इंपेयर्ड हो जाएगा तो आपका क्या होगा, अरिथमिया होगा। हाइपोकैलीमिया कैन देयरफॉर लीड टू अरिथमिया। इंसुलिन स्पाइक होगी अगर तो उससे हाइपोकैलीमिया होगा और हाइपोकैलीमिया से अरिथमिया होगा। दिस इज रीफीडिंग सिंड्रोम। हाइपोमैग्नीशियमिया, अच्छा हाइपोमैग्नीशियमिया के क्या इफेक्ट्स होते हैं, रैन, RAN, रैन, ये आपका मेमोनिक है। आर स्टैंड्स फॉर रिफ्रैक्टरी हाइपोकैलीमिया। इस बात का बेसिकली ये मतलब है कि हाइपोमैग्नीशियमिया से हाइपोकैलीमिया होगा और वो रेजिस्टेंट होगा आपके ट्रीटमेंट से। ठीक है, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टरी हाइपोकैलीमिया। इसको रीड करते हैं अभी। A स्टैंड्स फॉर अरिथमिया एंड N स्टैंड्स फॉर न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी। इसको देखते हैं हम। हाइपोमैग्नीशियमिया से क्या होता है, रिफ्रैक्टरी हाइपोकैलीमिया, अरिथमिया एंड न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। रिफ्रैक्टरी हाइपोकैलीमिया, लो ब्लड पोटेशियम परसिस्ट डिस्पाइट रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू करेक्ट विद सप्लीमेंटेशन। आपका जो ब्लड का पोटेशियम लेवल है वो परसिस्ट करेगा, आप कोशिश करते रहेंगे उसको सही करने की, रिपीटेड अटेम्प्ट्स करेंगे उसको करेक्ट करने की, लेकिन फिर भी इसका लेवल कम ही रहेगा, लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, अकर्स बिकॉज किडनीज एक्सक्रीट पोटेशियम इन एब्सेंस ऑफ मैग्नीशियम। बेसिकली अगर आपके मैग्नीशियम के लेवल्स कम है तो जो किडनीज है वो सोचेंगे कि पोटेशियम को एक्सक्रीट करो। वाई, बिकॉज जो आपकी किडनीज है उनके अंदर होते हैं ROM के चैनल्स। ROM के मतलब रीनल आउटर मेड्यूलरी पोटेशियम चैनल्स। रीनल आउटर मेड्यूलरी पोटेशियम चैनल्स ये क्या होते हैं, ये पोटेशियम का एक्सक्रीशन करते हैं यूरिन में, और जो आपका मैग्नीशियम होता है वो इनको ब्लॉक करके रखता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन आपका मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाएगा तो ये चैनल्स एक्टिव हो जाएंगे, चैनल्स एक्टिव हो जाएंगे तो पोटेशियम का एक्सक्रीशन हो जाएगा यूरिन में। पोटेशियम का एक्सक्रीशन हो जाएगा तो क्या होगा, उससे रिफ्रैक्टरी हाइपोकैलीमिया होगा। रिफ्रैक्टरी हाइपोकैलीमिया होगा तो इंपेयर्ड रिपोलराइजेशन होगा। इंपेयर्ड रिपोलराइजेशन से आपका अरिथमिया भी हो जाएगा। ठीक है, अरिथमिया क्यों होता है, इट इज एन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम डिप्लीशन ऑन पोटेशियम। हमने यहाँ पे क्या देखा, मैग्नीशियम के एब्सेंस पे पोटेशियम एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में। ये यहाँ पे अरिथमिया है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मैग्नीशियम कम है उससे हाइपोकैलीमिया हो गया, हाइपोकैलीमिया से अरिथमिया हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी। वाई न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी अकर्स, क्योंकि आपका जो मैग्नीशियम है वो नॉर्मली आपके साइनैप्स के अंदर क्या होता है, आपके साइनैप्स में जो आपका टर्मिनल बटन होता है, यानी ये वाला साइनैप्स क्या होता है, आपका टर्मिनल बटन हो गया, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज के लिए क्या चाहिए होता है, उसमें कैल्शियम चाहिए होता है।
ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो आपका मैग्नीशियम होता है वो इस इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। ये आपके इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम को कंट्रोल में रखता है, रेगुलेटेड रखता है। लेकिन न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी हो जाएगी मैग्नीशियम की एब्सेंस में। वाई? बिकॉज मैग्नीशियम नहीं है तो ये कैल्शियम का इन्फ्लक्स रैपिडली होगा, ये रैपिडली होगा तो जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है वो फास्ट रिलीज होगा, वो एक्सेस में रिलीज होगा, विच विल कॉज न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी। मैग्नीशियम नॉर्मली एक्ट्स एज अ कैल्शियम ब्लॉकर, कैल्शियम इन्फ्लक्स इज रिक्वायर्ड फॉर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, ठीक है। तो ये 3 कॉम्प्लिकेशन होगा हाइपोमैग्नीशियमिया के, RAN, रैन, रिफ्रैक्टरी हाइपोकैलेमिया, अरिथमिया एंड न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं रैपिड सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। ये एक और कॉम्प्लिकेशन है आपके रीफीडिंग सिंड्रोम का। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली इंसुलिन की स्पाइक होती है, तो इंसुलिन किडनी को जाके क्या बोलता है कि सोडियम को रिटेन करने लग जाओ। आपको सिंपली ये याद रखना है, इंसुलिन कॉजेज सो किडनीज टू रिटेन सोडियम। इंसुलिन क्या कॉज करता है, इंसुलिन आपकी किडनीज को बोलता है सोडियम रिटेन करो। अगर सोडियम रिटेन होगा तो उसके साथ वाटर अपने आप रिटेन होगा, बिकॉज सोडियम पुल्स वाटर, ठीक है। अच्छा, अब वाटर रिटेन होने लग गया, सोडियम रिटेन होने लग गया, जो आपका फ्लूइड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, फ्लूइड बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो आपके हार्ट पे क्या होगा, प्रीलोड इंक्रीज हो जाएगा, आफ्टर लोड इंक्रीज हो जाएगा, दोनों इंक्रीज हो गए, प्रीलोड भी हो गया और आफ्टर लोड भी हो गया। अच्छा, अब हमने क्या देखा था, हाइपोफॉस्फेटीमिया की वजह से क्या हो रहा था, आपकी जो मायोकार्डियम थी वो वैसे ही वीक हो रही थी, वो वैसे ही हार्ट फेलियर की कंडीशन हो रही थी उसकी, उसको एटीपी नहीं मिल रहा था, एनर्जी नहीं मिल रही। उसके अलावा एक तो एनर्जी नहीं मिल रही, उसके अलावा आप उसका प्रीलोड एंड आफ्टर लोड भी बढ़ा रहे हो, मतलब उसका काम बढ़ा दो और उसकी एनर्जी भी कम कर दो। द हार्ट वाज ऑलरेडी स्ट्रेन्ड बिकॉज द हाइपोफॉस्फेटीमिया डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन इन मायोकार्डियम, ठीक है। और एटीपी का प्रोडक्शन कम होने के साथ साथ वर्कलोड भी आप साइमल्टेनियसली बढ़ा रहे हैं, उसको आप हार्ट फेलियर में पुश कर देंगे, ठीक है। तो ये जो आपका इंसुलिन है इससे क्या होगा, उसने कहा कि किडनीज को कि वाटर रिटेन करने लग जाओ, सोडियम रिटेन करने लग जाओ, सोडियम और वाटर रिटेन हुआ तो प्रीलोड आफ्टर लोड बढ़ गया, प्रीलोड आफ्टर लोड बढ़ गया, एटीपी वैसे ही कम हो रहा था हाइपोफॉस्फेटीमिया की वजह से, तो हार्ट फेलियर हो जाएगा। उसके अलावा इंक्रीज इन प्रीलोड लीड्स टू इडीमा लाइक पल्मोनरी इडीमा एंड पेरिफेरल इडीमा, ठीक है। आपका प्रीलोड बढ़ गया, हार्ट की कैपेसिटी नहीं है वापस उस प्रीलोड को हैंडल करने की, तो वो जो फ्लूइड है वो क्या करेगा, वो वेन्स में बैकफ्लो कर जाएगा, वो लंग्स के अंदर पल्मोनरी एडिमा कर देगा, पेरिफेरल टिश्यूज में पेरिफेरल एडिमा कर देगा। अब हम इसके लास्ट टॉपिक को देखते हैं, रीफीडिंग सिंड्रोम इज प्रिवेंटेबल, ठीक है। रीफीडिंग सिंड्रोम आपका प्रिवेंटेबल होता है। इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, सबसे पहले तो आप थियामीन देंगे पेशेंट को, गिव थियामीन फर्स्ट, विटामिन B1, थियामीन। विटामिन B1 क्या है, बी कॉम्प्लेक्स का वो वाला विटामिन जो कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। इसकी डेफिशिएंसी क्या होता था, बेरी होता था, वर्नी के कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता था, वेट बेरी, ड्राई बेरी, इन्फेंटाइल बेरी, राइट, इफ यू रिमेंबर बायोकेमिस्ट्री। उसके अलावा स्टार्ट विद वेरी लो कैलोरीज, ठीक है। आपको सडनली उसको बहुत सारी ग्लूकोज नहीं देनी, आप उसको बहुत सारी ग्लूकोज देंगे, इंसुलिन स्पाइक होगी, इलेक्ट्रोलाइट्स गिर जाएंगे, ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स गिर जाएंगे, हाइपोफॉस्फेटीमिया होगा, एटीपी का प्रोडक्शन खराब होगा, हाइपोकैलेमिया होगा, अरिथमिया हो जाएगा, ठीक है। हाइपोमैग्नीशियमिया हो जाएगा तो क्या होगा, रैन, रिएक्टिव हाइपोकैलेमिया, अरिथमिया एंड एन फॉर न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, ठीक है। स्टार्ट विद वेरी लो कैलोरीज ताकि इंसुलिन स्पाइक नहीं हो। स्लोली ओवर 3 to 5 डेज आपको स्लोली इंक्रीज करनी है कैलोरीज, ठीक है, सडनली नहीं करनी, रीफीडिंग सिंड्रोम हो जाएगा नहीं तो। कीप पोटेशियम, फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम ऑन कंटिन्यूस सर्वेलेंस। इन इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल्स को आप बहुत ध्यान से मेंटेन करेंगे। सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही थी रीफीडिंग सिंड्रोम में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल्स मेंटेन नहीं हो रहे थे प्रॉपर्ली, तो इनको आप अपने आप मैन्युअली मेंटेन करेंगे। रिप्लेस अग्रेसिवली बिफोर लेवल्स डिप्लीट। दिस वाज ऑल अबाउट रीफीडिंग सिंड्रोम। अब हम बुक से देख लेते हैं, इसके अंदर ज्यादा नहीं है, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में। टीपीएन, कंपोनेंट्स ऑफ टीपीएन, 60% कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट डेक्स्ट्रान, डेक्सट्रोज, नॉट डेक्स्ट्रान, डेक्स्ट्रान नहीं होता यूज, ठीक है, डेक्सट्रोज यूज होता है, इसको बुक्स मिक्स कर देती है कई बार, लेकिन आपको याद रखना है डेक्सट्रोज इज यूज, डेक्स्ट्रान इज नॉट यूज, यू डू नॉट यूज डेक्स्ट्रान। 20% प्रोटीन जो कि अमीनो एसिड्स एंड 20% लिपिड्स जो कि फैट हो गया, ठीक है। फैट फ्री टीपीएन 3:1 रेशियो के अंदर डेक्सट्रोज नॉट डेक्स्ट्रान अगेन ऑफ ओनली डेक्सट्रोज एंड अमीनो एसिड्स, इसके अंदर आप फैट नहीं देंगे। फैट क्यों नहीं देंगे, मान लीजिए उसको पेशेंट को रिस्क है पीएनएएलडी होने का, उसका लिवर वैसे ही खराब हो रहा है, लिवर वैसे ही स्ट्रेन्ड है, उसको आप अगर फैट भी दे देंगे तो फिर पीएनएएलडी हो सकता है, पैरेंटल न्यूट्रिशन एसोसिएटेड लिवर डिजीज, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टीपीएन, कैथेटर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आर मोर कॉमन। मोस्ट कॉमन प्रोसीजर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, आर्टीरियल पंक्चर। क्यों, क्योंकि आपकी इंटरनल जुगुलर वेन के पास कौन सी आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी, आपकी सबक्लेवियन वेन के पास सबक्लेवियन आर्टरी एक्सेट्रा। मोस्ट कॉमन ओवरऑल कॉम्प्लिकेशन कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन। क्यों, क्योंकि आप एक डेक्सट्रोज रिच कैथेटर, ठीक है, ये कैथेटर क्या कैरी कर रहा है, शुगर कैरी कर रहा है, और कहाँ कैरी कर रहा है, सीधा राइट एट्रियम के अंदर कैरी कर रहा है, तो बैक्टीरिया का न्यूट्रिएंट भी दे रहा है और उसको आप एंट्री भी दे रहे हैं, ठीक है, उसका रिस्क है। मोस्ट कॉमन ओवरऑल कॉम्प्लिकेशन कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन, आपको स्टेरिलिटी मेंटेन करनी है, ये बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, नहीं तो सेप्सिस वगैरह हो जाएगा। ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, कैथेटर रिलेटेड CRBSI, कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन इज टेंशन न्यूमोथोरैक्स। व्हाट इज टेंशन न्यूमोथोरैक्स, इसकी आपने इमेज देखी होगी, ठीक है। तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है, आपका इंट्राप्लूरल प्रेशर जो होता है, नेगेटिव प्रेशर जो कि आपकी ब्रीदिंग के मैकेनिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर एयर घुस जाएगी, आपके लंग को वो कंप्रेस कर देगी, लंग को कोलैप्स कर देगी, ठीक है, लंग को कोलैप्स कर देगी, हार्ट को पुश कर देगी अवे फ्रॉम द साइट ऑफ जहाँ पे इंजन, जहाँ पे आपका वो ब्रीच हुई है ना पैराइटल पेरिटोनियम, जहाँ पे प्रेशर बढ़ गया है, उससे अवे पुश हो जाएगा हार्ट, उससे क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट होने का रिस्क है, क्योंकि आपके जो रिटर्निंग फ्लो है ब्लड का वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ठीक है। Most dangerous complication is tension pneumothorax, refeeding syndrome, characterized by severe fluid and electrolyte shifts in malnourished patients। यानी कि जो आपका स्टार्विंग पेशेंट था उसको सडनली आपने टीपीएन दे दिया तो इंसुलिन स्पाइक हो गया और क्या चालू हो जाएगा, रीफीडिंग सिंड्रोम, अंडरगोइंग रीफीडिंग इसलिए तो रीफीडिंग सिंड्रोम सडनली आपने उसको। अच्छा, रीफीडिंग सिंड्रोम एंट्रल न्यूट्रिशन से भी हो सकती है, इट कैन अकर विद एंट्रल एंड पैरेंटल न्यूट्रिशन, बट मोर कॉमन विद टीपीएन, ठीक है। लैब वैल्यूज हाइपोफॉस्फेटीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया एंड ऑल्सो हाइपोकैलेमिया, ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया एंड हाइपोफॉस्फेटीमिया। हाइपोकैल्सीमिया भी होता है, ठीक है।
हाइपोकैलिमिया कैन इंड्यूस कार्डियक अरिथमियास, क्यों? क्योंकि ये रिपोलराइजेशन को खराब कर देता है। एंड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, इडीमा की वजह से, पल्मोनरी और पेरिफेरल इडीमा, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर एंड डेथ। उसके अलावा जो हाइपोफॉस्फेटीमिया हो रहा था उसकी वजह से मायोकार्डियम वैसी स्ट्रेन थी कि किसको एटीपी नहीं बनाने को मिल रहा था। तो दिस वाज ऑल फॉर टीपीएन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।